1945 यूरोप को नाजियों के आतंक की सत्ता से आजाद कर लिया गया था। रेड आर्मी जीत के करीब पहुंच चुकी थी। एक रूसी अफसर कैप्टन योसेफ प्राउटॉफ ने लिखा, नफरत बहुत गहरी थी। हम जंग खत्म करना चाहते थे, उस ताकत को खत्म करना चाहते थे जो हमें मारना चाहती थी, उसे नेस्तो नाबूद कर देना चाहते थे। हिटलर के दिन लग चुके थे। वो आखिरी बार अपना हौसला दिखाने के लिए बंकर से निकला, जैसा कि इस प्रोपेगेंडा फिल्म में दिखाया गया है। क्या अब भी कोई सैनिक या कोई बच्चा उसके लिए जान देने को तैयार था? इस जंग में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर मासूम नागरिक थे। जर्मनी की महिलाओं के लिए तो जंग की गोलाबारी थमने के काफी समय बाद भी संकट जारी रहा। अ वुमेन इन बर्लिन नामक किताब में 1945 में रूसियों द्वारा जर्मन महिलाओं के साथ बलात्कार की दहला देने वाली घटनाएं बयान की गई हैं। उन्होंने मुझे धकेल कर गिरा दिया। मैं गिर गई और मेरा सिर सीढ़ियों पर था। मैंने देखा कि उन सैनिकों में से एक निगरानी कर रहा था और दूसरे सैनिकों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ जबरदस्ती की। लेकिन उस समय हमारी राय यही थी कि सिर पर अमेरिकियों की मौजूदगी से तो बेहतर है रूसियों द्वारा हमारा बलात्कार। ये जर्मन महिला अपने शहर को तबाह कर देने वाले गठबंधन देशों के बम वर्षक विमानों का जिक्र कर रही थी। ये बर्लिन का सबसे आधुनिक इलाका कफूस्टन डैम था। 13 साल पहले इसकी चमक दमक के कारण इसे जर्मनी की शान कहा जाता था। ये देश तब भी संकट से जूझ रहा था। ये पहले विश्व युद्ध में मारे गए लाखों लोगों का स्मारक था। मलिना डीट्रिक बर्लिन में अलेक्जेंडर प्लाट्स में द ब्लू एंजल गीत गा रही हैं। थॉमस मैन ऊंटर डैन लिंडन एवेन्यू के लिंडन पेड़ों के साय में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के खुमार में डूबे हुए हैं। उस समय बर्लिन यूरोप का एक उदार और खुले माहौल वाले शहरों में से एक था। फिर 1933 में सब कुछ बदल गया। लोगों को डराकर अपने उकसाऊ भाषणों के असर से और पहले विश्व युद्ध में शामिल जर्मन सैनिकों की नाराजगी का फायदा उठाकर हिटलर और द होस्ट वेसल लीड गाने वाले एसए जैसे उनके हथियारबंद मिलिशिया जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो गए। नाजियों ने इस बात का फायदा उठाया कि जर्मनी के वामपंथियों में फूट थी और ऐसा लग रहा था कि तने हुए मुक्के वाले क्रांतिकारी सलाम के साथ हिटलर उनसे दोस्ती करना चाहता था। जर्मनी के कम्युनिस्ट मॉस्को से दिशा निर्देश लेते थे और मॉस्को की नजर में सोशल डेमोक्रेट्स ही असली दुश्मन थे। उनके साथ कोई गठबंधन मुमकिन नहीं था। इसलिए जर्मनी के कम्युनिस्ट्स ने आखिरी बार इंटरनेशनल गाया। हिटलर 30 जनवरी 1933 को जायज तरीके से सत्ता में आया। कुछ ही महीनों में उसकी तानाशाही की पकड़ मजबूत हो गई। वो डी फ्यूरर यानी द लीडर बन गया। उसके समर्थक हायल हिटलर कहकर उसका अभिवादन करते थे। लेकिन जर्मनी के सभी लोग उससे सहमत नहीं थे। इसलिए हिटलर को बार बार अपने सरल राष्ट्रवादी नारों को दोहराना पड़ता था।
आखिरकार हिटलर ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि उसके पास जनता को फुसलाने की गजब की क्षमता थी। लेकिन हिटलर क्या चाहता था? अपनी किताब माइन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष में उसने अपने इरादों के बारे में साफ साफ लिखा है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार से नाराज सैनिक होने की वजह से उसका पहला मिशन फ्रांस को तबाह कर देना और 1919 की उस वर्साय संधि के अपमान को खत्म कर देना था, जिसने जर्मनी से फौज रखने का हक और देश का कुछ हिस्सा छीन लिया था। इसके बाद हिटलर अपनी जनता के लिए रहने की जगह यानी अपने शब्दों में लेबन्सराउम जीतना चाहता था। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ थी, यानी फ्रांस से दुगनी। हिटलर जर्मनी को उसकी क्षमताओं के मुताबिक विश्व शक्ति बनाना चाहता था। यहूदियों से घोर नफरत करने वाले हिटलर का एक मिशन जर्मैनिक आर्य नस्ल की प्रभुता को भी स्थापित करना था। हिटलर के मुताबिक पहले विश्व युद्ध, उसमें जर्मनी की हार, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इस सब की जड़ में यहूदी ही थे। अगली जंग यहूदियों के खिलाफ होने वाली थी। वो पहले यातना शिविर डकाऊ में भेजे जाने वाले थे, जहां हिटलर ने कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स और नाजी सत्ता का विरोध करने वाले तमाम लोगों को बंद कर रखा था। इसके बाद हिटलर का मिशन दुनिया में तमाम जर्मन भाषी लोगों को राइख में शामिल करना था, और इसकी शुरुआत उसने अपने गृह प्रदेश एंशलस से की। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल करके वहां भी जर्मनी की तरह ही आतंक की सत्ता स्थापित कर दी गई। यहां लिंस के पास माउटाउसन में सबसे बदनाम यातना शिविरों में से एक की स्थापना की गई। इसके बाद कौन सा देश हिटलर का शिकार होने वाला था? पड़ोसी देश चेकोस्लोवाकिया उसके निशाने पर था, जहां सुडेटन जर्मन लोगों की आबादी थी। लेकिन इस देश को इंग्लैंड और फ्रांस एक स्वतंत्र देश मानते थे। अब जंग के बादल घिरने लगे। नाजीवाद के प्रमुख केंद्र म्यूनिख में आखिरी समय में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें एक तरफ लगातार खौफनाक होता जा रहा हिटलर और उसका सहयोगी इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी था। मुसोलिनी फासीवाद का संस्थापक था, जिसने देश के लोगों को उनके बचपन से ही अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया था। शांति सम्मेलन में दूसरी तरफ पश्चिम के लोकतांत्रिक देश थे, जो पहले विश्व युद्ध में जीतने के बावजूद थके हुए थे। कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेवल चेम्बरलिन और फ्रांस के रेडिकल सोशलिस्ट प्रीमियर एडवर्ड डलाडिये हर हाल में अमन कायम रखना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने अस्वीकार्य लगने वाली बात कबूल कर ली। उन्होंने हिटलर के इस वादे के बदले उसे चेकोस्लोवाकिया का सडेटनलैंड प्रांत दे दिया, ताकि वो यूरोप के दूसरे इलाकों पर कोई दावेदारी न करे। लेकिन हिटलर का वादा झूठा था। महज 6 महीने बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्सों पर हमला कर दिया और मार्शल हरमन गोयरिंग के साथ प्राग पहुंच गया। पहले विश्व युद्ध में फाइटर पायलट रह चुके गोयरिंग नाजी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और अब जर्मनी के एयर मिनिस्टर के रूप में किसी बदसूरत दानव की तरह चेक बच्चों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे। अब हिटलर को जर्मन भाषी लोगों को एकजुट करने के बहाने की जरूरत नहीं थी। चेकोस्लोवाकिया का शक्तिशाली उद्योग उसके लिए काम कर रहा था। वो इसका फायदा क्यों नहीं उठाता? गठबंधन देशों ने उसका कोई विरोध नहीं किया। सोवियत संघ हिटलर का सामना करने वाली आखिरी बड़ी पड़ोसी ताकत थी। इसने फ्रांस से परस्पर सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सोवियत संघ कम्युनिस्ट रूस और उसके आसपास के गणराज्यों का आधिकारिक नाम था। रेड स्क्वायर पर लोकप्रिय प्रदर्शनों के जरिए स्टालिन की कठोर तानाशाही छिपी रहती थी, जिन्होंने लाखों निर्दोष लोगों को अपने लेबर कैंप्स यानी गुलाग में झोंक दिया था। औद्योगिकीकरण और अनिवार्य सैनिक सेवा के जरिए सोवियत संघ एक बड़ी ताकत बन गया था।
कम्युनिज्म के डर के बावजूद पश्चिमी शक्तियां सोवियत संघ पर निर्भर थीं। हिटलर अब उन्हें पछाड़ने वाला था। 1939 के गर्मी के मौसम में अपने विदेश मंत्री योकिम वॉन रिबेनट्रॉप के साथ मिलकर हिटलर ने अपने बेक्टेसगाडेन में सोवियत संघ को ब्लॉक करने की साजिश रची। कम्युनिज्म का खात्मा करने की बात करने वाले हिटलर ने नाजी रिबेनट्रॉप को अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक ऐतिहासिक समझौता करने के लिए मॉस्को भेजा। जब स्टालिन के विदेश मंत्री मोलोटोव ने जर्मन सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर किए तो फ्रेंच पार्टी के इन सदस्यों की तरह तमाम कम्युनिस्ट हक्के बक्के रह गए। ये अगस्त 1939 की बात है। फ्रांस में लोग अपनी पहली पेड हॉलीडेज का मजा ले रहे थे, जो सोशलिस्ट पॉपुलर फ्रंट की प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। आखिर सोवियत संघ के साथ जर्मनी के हमला न करने वाले इस समझौते की क्या वजह थी? सोवियत संघ ने इसका जवाब दिया कि इससे स्टालिन कुछ समय हासिल करना चाहते थे ताकि हिटलर और पश्चिमी ताकतें एक दूसरे को खत्म कर दें। बाल्टिक देशों और पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का इरादा रखने वाले स्टालिन को शायद गलतफहमी थी कि वो यूरोप को स्थायी रूप से हिटलर के साथ बांट सकते थे। 1936 में अमेरिकी संसद ने एक बार फिर यूरोप की जंग में पड़ने से बचने के लिए न्यूट्रैलिटी एक्ट यानी निरपेक्ष रहने का अधिनियम पारित किया। इस तरह रूस और अमेरिका से कोई डर न होने की वजह से अब हिटलर ने डेंजिग कॉरिडोर को खत्म करने का फैसला किया, जो उसकी नजर में वर्साय संधि का सबसे बड़ा अत्याचार था। (1919) में पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने का रास्ता देने के लिए जर्मन भूभाग को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को सुबह 5:35 पर पोलैंड पर हमला करके डेंजिग को वापस हासिल करने का फैसला किया। दूसरे विश्व युद्ध का पहला गोला डेंजिग में दागा गया। हिटलर को यकीन था कि फ्रांस और ब्रिटेन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों देशों की सरकारों ने फौरन बैठक की और पोलैंड के खिलाफ तमाम सैनिक कार्रवाई को तुरंत रोकने का अल्टीमेटम भेज दिया। हिटलर ने घोषणा की कि हमारे दुश्मन छोटे मोटे कीड़े हैं और उसने यह भी कहा कि डेंजिग जैसी मामूली जगह के लिए कौन विश्व युद्ध में पड़ना चाहेगा। 3 सितंबर 1939 बर्लिन में ग्रेट ब्रिटेन के राजदूत ने युद्ध का घोषणा पत्र सौंपा। शाम के 5 बजे फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। हिटलर इस पर यकीन नहीं कर पाया। जर्मन जनरल्स के सामने अब 2 मोर्चों पर लड़ाई की सबसे बुरी स्थिति थी, लेकिन अब इसे रोका नहीं जा सकता था। हिटलर ने नाजी जर्मनी की सशस्त्र सेना वेयरमाख्त को पोलैंड पर कहर ढाने के लिए छोड़ दिया। पुराने जमाने के युद्ध की तरह पोलैंड की घुड़सवार सेनाओं ने जर्मन टैंक्स पर हमला किया, मगर उनका सफाया हो गया। पेरिस गार डे लेस्ट ट्रेन स्टेशन। 25 साल पहले कई लोग एकदम अलग माहौल में इन्हीं प्लेटफॉर्म से रवाना हुए थे। अगस्त 1914 में ये अपनी राइफल्स पर फूल लगाकर पूरे जोशो खरोश के साथ जंग पर रवाना हुए थे, लेकिन इस बार इनके पास न फूल थे और न राइफल्स। कोई इस युद्ध में लड़ने को तैयार नहीं था। 40 लाख सैनिकों को लामबंद किया गया। इनमें से कई लोग किसान थे, क्योंकि उस समय तक फ्रांस ज्यादातर ग्रामीण इलाकों वाला देश था। ये लोग पैदल ही जर्मन सीमा की ओर रवाना हुए और घोड़ों पर सवार इनके अफसर
पीछे पीछे चल रहे थे। फ्रांसीसी सेना काफी हद तक घोड़ों पर निर्भर थी और उन्हें पूरे देश से इकट्ठा किया गया था। मोटर वाहन बनाने का काम तेजी नहीं पकड़ पाया था। ठोस रबड़ के टायर्स वाले पुराने ट्रक्स में से एक के ड्राइवर गैस्टोन सीरैक ने लिखा है, साजो सामान की बहुत कमी थी। हर ट्रक में 2 सैनिकों के लिए एक राइफल थी। हमारे पास 10 गोलियों का एक बॉक्स होता था और हमें उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। यह बहुत बुरी हालत थी। अगर हमें जरूरत के मुताबिक साजो सामान मिलता तो हम जरूर लड़ते, क्योंकि हम भी बॉश सैनिकों को नापसंद करते हैं। पहले विश्व युद्ध में जर्मन सैनिकों को हिकारत से बॉश कहा जाता था। उन्हें माहौल में घुल मिल जाने वाली उनकी वर्दी के ग्रे रंग की वजह से फ्रांसीसी भाषा में वेर डिग्री भी कहा जाता था। लेकिन ये सैनिक थे कौन? मिसाल के तौर पर इन युवा जर्मन्स में से एक को देखते हैं जो गाते हुए आगे बढ़ रहा है, हमारा झंडा हमारे आगे आगे लहरा रहा है, हमारा झंडा एक नया युग है, हमारा झंडा मौत से भी ताकतवर है। इस सैनिक का नाम ऑगुस्ट वॉन कॉगेनेक था। यह लिखता है, मुझे लगा कि फौज में शामिल होना बिल्कुल सही फैसला था। मेरे माता पिता की भी यही राय थी। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि फौज में तुम कम से कम अपना मुंह खोलकर अपनी राय जाहिर कर सकते हो और तुम्हें नाजी सैल्यूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सितंबर 1939 में ऑगुस्ट कॉगेनेक टैंक कमांडर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन्होंने लिखा, मेरे पिता जनरल थे और उन्होंने मुझे बताया कि फ्रांसीसियों ने सीमा पर 40 डिवीजन्स तैनात कर रखी हैं, जबकि हमारी सिर्फ 15 हैं। बाकी सारी फौज पोलैंड में है। उनके 5 लाख सैनिकों के मुकाबले हमारे सिर्फ 2 लाख हैं। उनकी तादाद हमसे 2 गुनी है। जंग की घोषणा करने के 4 दिन बाद 7 सितंबर 1939 को फ्रांसीसी सेनाओं ने हमला कर दिया। यह हमला इस जनमत को जाहिर करने के लिए किया गया था कि पोलैंड को अकेला नहीं छोड़ा गया है, और इसमें फ्रांसीसी सेना सार इलाके में 8 किलोमीटर भीतर तक घुस गई। फ्रांसीसी सेना के सिनेमा डिपार्टमेंट ने जंग में लूटी हुई साइकिलों की फिल्में दिखाई। हम देख सकते हैं कि जर्मन गांवों में छोड़ी हुई साइकिलें लेकर आ रहे ये सैनिक कितने खुश नजर आ रहे हैं। सार पर हमला इसी जगह पर रोक दिया गया और इसके बाद कई छोटी मोटी झड़पें होती रहीं। युद्ध के नायक योसेफ डॉर्नो की अगुवाई में फ्रांसीसी कमांडोज की छापामारी चलती रही। डॉर्नो को प्रीमियर सोल्जर ऑफ फ्रांस का खिताब दिया गया। बाद में यह शख्स जर्मनी का हिमायती बन गया और आखिरकार युद्ध के बाद इसे मौत की सजा दे दी गई। अपने हीरोज और अपनी ज्यादा तादाद के बावजूद फ्रांसीसी सेना ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त थल सेनाओं के कमांडर इन चीफ 67 साल के जनरल मॉरिस गैमेला थे। फ्रांसीसियों की तादाद ब्रिटिश सैनिकों से ज्यादा थी और उनकी राय में यह असली लड़ाई नहीं थी और यह सब जल्दी ही खत्म हो जाने वाला था। गैमेला खुद भी 1914 की तरह दोबारा जंग नहीं चाहते थे। वो हर हाल में एक और मारकाट से बचना चाहते थे। उनकी राय में उन्हें फ्रांस को फिर से जंग के लायक हथियारबंद करने के लिए मैजिनो लाइन के पीछे 2 साल तक सुरक्षित रहने की जरूरत थी। मैजिनो लाइन पूर्व युद्ध मंत्री ऑन्ड्रे मैजिनो ने बनवाई थी। ये किलेबंदी जर्मन दुश्मनों को हमेशा के लिए रोकने के इरादे से तैयार की गई थी। इसे बनाने में लगभग 10 साल लगे थे और इसमें 15 लाख घन मीटर कंक्रीट और 1.5 लाख टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ था। ये सभी गन टैरेट्स 100 किलोमीटर लंबी सुरंगों के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये लाइन स्विट्जरलैंड से लेकर बेल्जियम की सीमा तक 720 किलोमीटर तक फैली थी। मैजिनो लाइन ऑर्डेन जंगल के पास आकर खत्म होती थी। फ्रांस के सैनिक कमांडरों को लगता था कि जर्मन टैंक कभी भी इस बेहद मुश्किल इलाके को पार नहीं कर पाएंगे।
फ्रांस ने मैजिनो लाइन को समंदर तक इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि जंग से अलग रहने की घोषणा से पहले बेल्जियम फ्रांस का सहयोगी देश था और उसने इस निर्माण पर आपत्ति की थी। उत्तर के मोर्चे पर फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस तैनात थीं और बाद में कनाडा और दूर दूर तक फैले ब्रिटिश साम्राज्य के बाकी देशों की सेना ने इनकी मदद की। ब्रिटेन में उस समय द वॉशिंग ऑन द सिगफ्रीड लाइन एक लोकप्रिय गीत था। सिगफ्रीड लाइन हिटलर द्वारा मैजिनो लाइन के सामने बनाई गई किलेबंदी की एक श्रृंखला थी। अब तक जर्मन सैनिकों ने हमला नहीं किया था, वो अब भी दूसरे मोर्चे पर जंग छेड़ने से बच रहे थे। लेकिन फ्रांस कुछ सावधानियां बरत रहा था। उसने आल्सास और लरेन इलाके की पूरी आबादी को दक्षिण पश्चिम में पेरिगो और शरेंट भेज दिया था। स्ट्रैसबर्ग एक खाली पड़ा भुतहा सा शहर, यहां के नागरिकों ने इसे छोड़ दिया था। सिनेगॉग्स भी खाली कर दिए गए थे। पच्चीस सितंबर को हिटलर ने वॉर्सो पर बमबारी करने के आदेश दिए। घिर जाने के बावजूद इस शहर ने हार नहीं मानी। फ्यूरर सिर्फ पोलैंड के लोगों के ही नहीं बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन के लोगों के दिलो दिमाग में भी खौफ भर देने का इरादा रखता था। वो उन्हें जताना चाहता था कि तुम्हारा ये हश्र होगा। सारी दुनिया पर खौफ छाया था। वॉर्सो पर बमबारी की खबर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और तमाम अखबारों की सुर्खियों में छाई हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने राष्ट्र को संबोधित किया। अमेरिका एक निरपेक्ष देश बना रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर अमेरिकी के विचार भी निरपेक्ष रहेंगे। निरपेक्ष होने पर भी हमें हालात पर नजर रखने का पूरा हक है। निरपेक्ष व्यक्ति को अपने दिमाग और अपने विवेक को बंद रखने के लिए नहीं कहा जा सकता। वॉर्सो पर हुई बमबारी से जाहिर हो गया कि शहरों को कितना खतरा था। पेरिस ने अपने स्मारकों की हिफाजत की कोशिश की और अपने म्यूजियम्स की बेहतरीन कलाकृतियों को सुदूर इलाकों में छिपा दिया। आईफल टावर के नीचे शॉप द मॉ में बमबारी के समय छिपने वाले शेल्टर्स खोद दिए गए और हवाई हमले के समय बचने का अभ्यास अक्सर होता रहता था। गैस मास्क पहनना अनिवार्य था। पहले विश्व युद्ध में जहरीली गैसों का इस्तेमाल हुआ था और अब हर किसी को उसका डर था, घोड़ों को भी। इस बीच पोलैंड पर बेरहमी से हमला हो रहा था।
हिटलर के साथ पहले हुए समझौते के मुताबिक सोवियत संघ पोलैंड के पूर्वी हिस्सों में घुस चुका था। यहाँ सोवियत और जर्मन सैनिक भाईचारे के साथ मिल रहे थे, जो वाकई एक बेमिसाल नजारा था। नाजियों ने पर्चे बांटे जिन पर लिखा था कि जर्मन सेना उन कामगारों और किसानों की रेड आर्मी को सलाम करती है जिन्हें वो हमेशा सबसे ज्यादा सम्मान देती है। पोलैंड की सेना ने जर्मनी के सामने घुटने टेक दिए और पूरब में उसने सोवियत संघ के सामने समर्पण कर दिया। इसके बाद स्टालिन ने पोलैंड के 20,000 कैदियों को मार डालने का आदेश दिया। वो पोलैंड के कुलीनों को खत्म करके उसे सोवियत संघ में शामिल कर लेना चाहते थे। पोलैंड के 4,500 अफसरों को रूस में स्मोलेंस्क के पास के कैटिन जंगल में सिर में गोली मारकर खत्म कर दिया गया। दो साल बाद स्टालिन ने पोलैंड की निर्वासित सरकार के प्रमुख जनरल सिरकोस्की से क्रेमलिन में मुलाकात की और उन्होंने स्टालिन को पोलैंड के लापता अफसरों की एक सूची सौंपी। सोवियत संघ ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर दिया। सोवियत संघ के बिखरने के बाद 1992 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने पोलैंड के राष्ट्रपति लेख वलेसा को उन अफसरों को मौत के घाट उतारने के आदेश की मूल प्रति दी जिस पर खुद स्टालिन के दस्तखत थे। पोलैंड के आधे हिस्से पर कब्जा करके स्टालिन असल में हिटलर की चाल में फंस चुके थे, जिसे रूस पर हमला करने की अपनी योजना को कामयाब करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक साझा सरहद की जरूरत थी। हिटलर और एसएसए के प्रमुख हिमलर ने अब पोलैंड के जर्मन कब्जे वाले प्रांतों पर शासन के लिए एक नाजी हैंस फ्रैंक को गवर्नर जनरल नियुक्त कर लिया, जिसका दावा था कि पोलैंड के लोगों की जिंदगी और मौत उसके हाथों में है। युद्ध के बाद उस पर न्यूरेमबर्ग में मुकदमा चलाया गया और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी की सजा दे दी गई। एक बाड़े में बंद रखे गए इन जिप्सी लोगों को एक जर्मन ने फिल्माया है। नाजी इन्हें इंसान नहीं मानते थे। इनकी औरतों की जबरन नसबंदी कर दी गई क्योंकि नाजियों की नजर में इन्हें बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं था। नाजी लोग जिप्सियों को मारने लगे। ऐसे लाखों लोगों को यातना शिविरों में भेज दिया गया। फिर यहूदियों के लिए संकट का दौर शुरू हुआ। अब पोलैंड के 30 लाख यहूदी नाजियों के रहम पर थे। हिटलर ने उस समय तक तय नहीं किया था कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। जब तक युद्ध में जर्मनी का पलड़ा भारी था, वो उन्हें पूरब में निष्कासित करने या मेडागास्कर भेज देने के बारे में विचार कर रहा था। युद्ध के नतीजों को लेकर शंका होने के बाद ही हिटलर और उसके साथियों ने नफरत और कत्ल का दौर शुरू किया, जो उनकी नजर में फाइनल सॉल्यूशन यानी अंतिम उपाय था। फिलहाल तो यहूदियों की सिर्फ पहचान की जा रही थी और उन्हें पीले रंग के सितारे वाली पहचान देकर गेटोज में रखा जा रहा था। कुछ गेटोज तो 4 दीवारियों से एकदम घिरे हुए थे। इन बदकिस्मत लोगों में से एक की डायरी में लिखा है, हमारे सामने होने वाली घिनौनी हिंसा से दिल दहल जाता है। बदमाश लोग सबके सामने ही महिलाओं और बुजुर्गों की पिटाई करते हैं। मेरे आंसू निकल आते हैं। हम सब लाचार हैं। हम सब एकदम अलग थलग हैं और हमारे बचाव में कोई आगे नहीं आता। हम बहुत कमजोर हैं। पोलैंड के सभी प्रमुख शहरों में भी जेल नुमा गेटो बन गए, जिनमें जर्मन, ऑस्ट्रियन और चेक यहूदियों को रखा जाना था।
लेकिन अब तक इनमें रहने वाले यहूदियों को यकीन था कि कभी न कभी वो अपने घर लौट पाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि वो भूख और ठंड से मरने वाले हैं। उन्हें पता नहीं था कि अब शोआ शुरू होने वाला है। वॉरसो तबाह हो गया था। हिटलर के यहां आने पर एक प्रोपेगेंडा क्रू द्वारा बनाई गई इस फिल्म में वो पीछे कार में दिखाई दे रहा है। विजयी जर्मन सैनिक ग्रेनेडियर्स मार्च की धुन पर मार्च कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड पर हमले के समय ये बहुत मंजे हुए नहीं थे। कमांडर इन चीफ जनरल वॉन ब्राखरिच ने हिम्मत करके फ्यूरर को खराब तैयारी, लड़ने के जोश की कमी और अनुशासन नहीं मानने की घटनाओं के बारे में बताया। हिटलर बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसे कोई शंका नहीं थी और उसने पश्चिम पर हमले की तैयारी का आदेश दिया। अब नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर हमला होने वाला था। हिटलर के कुछ जनरल्स को लगा कि ये उसका पागलपन है। कुछ तो फ्यूरर का तख्ता पलटने की साजिश रचने लगे। ये महत्वपूर्ण पल था। इससे इतिहास की दिशा निर्धारित होने वाली थी। 8 नवंबर 1939 को हिटलर हत्या की एक कोशिश से बाल बाल बचा। ऐसा लग रहा था कि कोई आसमानी ताकत उसे बचा लेती है। इस हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद हिटलर एकदम बदल गया। सेना और जर्मन लोगों पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसने अपने जनरल से कहा, मेरे फैसले अटल हैं। मैं सही समय पर फ्रांस पर हमला करूंगा। इस जंग में मेरी जीत होगी या फिर मैं इसमें मारा जाऊंगा। निश्चित था, क्योंकि उसने कहा, जंग एक अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलने जैसा है। इसमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। आखिरकार उसने हमले के आदेश को कुछ समय के लिए टाल दिया और अपनी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन के पास एल्प्स में अपने शैले में चला गया। ईवा ब्राउन ने हिटलर के साथ आए लोगों और राइख की परिकल्पना करने वाले एल्बर्ट स्पेयर के इन नजारों को फिल्माया है। एल्बर्ट हिटलर के साथ दूर तक टहलने जाता था। उसने लिखा है, हिटलर बर्लिन का नाम बदलकर जर्मानिया करना चाहते थे। हमने एडोल्फ हिटलर स्क्वायर का मॉडल तैयार कर लिया है, जिसमें रोम के सेंट पीटर्स जैसा, लेकिन उससे 17 गुना बड़ा गुंबद होगा। मैंने हिटलर से पूछा कि फ्यूरर, क्या यह बम वर्षक विमानों के लिए आसान निशाना नहीं होगा? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। गोरिंग ने मुझे आश्वस्त किया है कि राइख के ऊपर दुश्मन का कोई जहाज कभी नहीं उड़ पाएगा। आगे चलकर जर्मन अफसर बनने वाले ऑगुस्ट वॉन कागेनेक ने बैरेक से अपनी मां को लिखा, हम लड़ने के लिए बेताब हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। उसकी मां ने जवाब दिया कि युद्ध एक अपराध है और हम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद जंग का एक अनोखा दौर शुरू हुआ। जर्मन लोग इसे सिट्स क्रीक यानी सिटिंग वॉर कहते थे। ब्रिटिश लोग इसे फोनी वॉर कहते थे। फ्रांसीसियों के लिए यह ड्रॉल द गैर यानी फनी वॉर थी। इंतजार का यह लंबा और अनोखा दौर महिलाओं के लिए कठिन था। उन्हें जंग के खौफ के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता भी सता रही थी। पहले विश्व युद्ध की तरह इस बार भी सैनिकों ने खंदक बनाकर पूरी तैयारी करने की कोशिश की। फ्रांसीसी सैनिक गैस्टन सीरैक ने अपनी पत्नी को लिखा कि तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे है। ब्रेड भी जम गई है। मैं खुशकिस्मत लोगों में से हूं। हमें कुछ पुआल मिल गया है जिस पर हम बेहतर ढंग से सो सकते हैं।
1939-40 की सर्दियां वाकई उस सदी का सबसे ठंडा मौसम था। हालात के बदतर होने के लिहाज से इस जंग की तमाम सर्दियां बहुत बर्फीली थीं। कमांडर इन चीफ जनरल गैमेलान को उम्मीद थी कि जर्मन फौज बेल्जियम से होकर हमला करेगी और 1914 की तरह इस खुले मैदान से होकर पेरिस की ओर बढ़ेगी। गैमेलान ने बेल्जियम में ही जर्मन फौज के खिलाफ मोर्चा संभालने की योजना बनाई थी। फ्रांस में नाम कमा रहे एक टैंक ऑफिसर कर्नल डिगॉल ने इस रणनीति की आलोचना की। उन्होंने इसे मैजिनो लाइन वाली मानसिकता बताया, जिसमें एक तरफ बैठकर इंतजार करना शामिल था। अपनी किताब टूवर्ड्स अ प्रोफेशनल आर्मी में उन्होंने हमेशा हमले की पहल करने का पक्ष लिया और टैंक्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर जोर दिया। उस समय फ्रांस महीने में 300 टैंक्स बना रहा था, लेकिन उन्हें पैदल सेना की मदद के लिए तमाम सेक्शंस में भेज दिया जाता था। फ्रांसीसी हवाई क्षमता भी पिछड़ गई थी। फ्रांस ने अमेरिका को 4000 विमानों का ऑर्डर दिया, जबकि अमेरिका में अलग थलग रहने का रुख जोर पकड़ रहा था, जिसकी अगुवाई अटलांटिक के पार पहली अकेली उड़ान भरने वाले नायक चार्ल्स लिंडबर्ग कर रहे थे और अब वो अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट के प्रमुख लोगों में से एक थे। अगर आप अमेरिका को वाकई आजाद देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये देश यूरोप की जंग में ना पड़े, तो हम आपसे अमेरिका फर्स्ट कमेटी के इस अभियान में शामिल होने की अपील करते हैं। ये अमेरिका के इस तरह अलग थलग रहने के हिमायती लोगों और यहूदियों का विरोध करने वाले कार निर्माता हेनरी फोर्ड जैसी जानी मानी हस्तियों, या लंदन में अमेरिका के राजदूत और युद्ध विरोधी जोसेफ कैनेडी जैसे लोगों का स्वर था। लेकिन जोसेफ कैनेडी के बेटे जॉन यूरोप के लोकतांत्रिक देशों का समर्थन कर रहे थे और आगे चलकर ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका में नाजी लोगों से सहानुभूति रखने वालों ने भी 1940 की शुरुआत में उत्तेजना के माहौल को बढ़ावा दिया। यूरोप में ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट भी काफी सक्रिय थी और आगे चलकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इंग्लिश फ्यूरर ऑसवाल्ड मोजली ने लंदन में सरकार को चुनौती दी। वो अगले कई साल तक जेल में रहे। मोजली ने अपने भाषणों में लोगों से सड़क पर आकर जंग रोकने की अपील की थी, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की कमान संभाल ली थी। यहां हम उन्हें फ्रांसीसी जनरल गैमलान और एडमिरल डार्लां के साथ देख सकते हैं, जो लंदन की राजकीय यात्रा पर आए थे। सोवियत संघ का हमला झेल रहे फिनलैंड की मदद के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना बनाई गई। फ्रांस अपने बेहतरीन सैनिकों फ्रेंच फॉरेन लीजन को भेजने की तैयारी कर रहा था। फॉरेन लीजन में एक सदी से ज्यादा समय से दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को शामिल किया जा रहा था, चाहे उनका अतीत कैसा भी हो, बस वो बहुत बड़े अपराधी ना हो। अल्जीरिया में सीडी बेलाबेस में स्थित इनके मुख्यालय ने काफी तादाद में उन स्पेनी रिपब्लिकन्स को अपनी फौज में शामिल कर लिया जो फ्रैंको की फासिस्ट जीत के बाद अपने देश से भाग निकले थे। वो अब फ्रैंको का समर्थन करने वाले नाजियों से लड़ने के लिए बेताब थे। ये सब फ्रांस के लंबे सफर पर निकलने वाले थे। ये लीजनेयर्स बर्फ में लड़ने के लिए प्रशिक्षित और अच्छे हथियारों से लैस पहाड़ी फौज शेसर्स एल्पां के साथ निकल पड़े।
लेकिन फिनलैंड और सोवियत संघ ने एक शांति समझौता कर लिया। इससे कुछ दिन बाद हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला बोल दिया। यह ब्लिट्जक्रीग यानी बहुत तेज हमला था। वेयरमाख्ट ने 2 दिन में ओस्लो पर कब्जा कर लिया। हिटलर अपने आयरन रूट की हिफाजत करना चाहता था। युद्ध में जर्मनी के लिए लोहा बहुत जरूरी था और इसे स्वीडन से मिलने वाला 50% लौह अयस्क नॉर्वे की नार्विक बंदरगाह से जहाजों पर लदकर आता था। फ्रांस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना फ्योर्ड ऑफ नार्विक में पहुंची। 1 महीने की लड़ाई के बाद इन गठबंधन सेनाओं ने नार्विक पर कब्जा कर लिया। आयरन रूट कुछ समय के लिए बंद हो गया। इस जीत से फ्रांस का हौसला बढ़ा और उनका यह आदर्श वाक्य सच हुआ कि हम जीतेंगे क्योंकि हम सबसे मजबूत हैं। लेकिन आगे चलकर इस संयुक्त सेना को नार्विक से हटना पड़ा और जंग के खत्म होने तक स्वीडन के लौह अयस्क से भरी रेलगाड़ियां जर्मनी पहुंचती रहीं। फ्रांसीसियों को अपने देश लौटना पड़ा क्योंकि जर्मन फौज ने पश्चिम पर हमला बोल दिया था। 9 मई 1940 को हिटलर अपनी निजी रेलगाड़ी, जिसका कोड नेम था अमेरिका, उसमें बर्लिन से पश्चिम की ओर फ्रांस की सीमा पर अपने नए मुख्यालय के लिए रवाना हुआ। हिटलर ने घोषणा की, जेंटलमैन, हमला तो अभी बस शुरू हुआ है। उसके जनरल्स ने सर्दियों में जंग की रणनीतियां पेश की। यह सब 1914 जैसा ही लग रहा था, जिसमें बेल्जियम के रास्ते हमला करने की बात थी। लेकिन हिटलर ने जनरल वॉन मैनस्टाइन की योजना पसंद की। इसमें ऑर्डेन जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ना था और फिर समुद्र की ओर मुड़ना था। इससे गठबंधन सेनाओं को हंसिए के आकार में घेरा जा सकता था। लेकिन यह रणनीति एक बहुत बड़ा जुआ थी, क्योंकि गठबंधन सेनाएं पीछे मुड़कर जवाबी हमला कर सकती थीं। लेकिन हिटलर को पूरा भरोसा था। उसने लिखा है कि अच्छा मौसम होना सबसे अहम है। लेफ्टिनेंट ऑगूस्ट वॉन कागेनेक ने दावा किया, हम ग्रेटर जर्मनी की सशस्त्र सेना वेयरमाख्ट के लोग हैं। हमारी जीत निश्चित है। जर्मन सैनिकों की नजर में उनका देश खतरे में था। वो मानते थे कि फ्रांस ने ही पहले युद्ध का ऐलान किया था। 10 मई 1940 की सुबह जर्मनी के सैनिक पैराशूट से हॉलैंड में उतरे। उनका मिशन रॉटरडैम के आसपास की हवाई पट्टियों और पुलों पर कब्जा करना था। इसी के साथ हिटलर ने बेल्जियम पर पुरजोर हमला शुरू कर दिया। हिटलर इंतजार कर रहा था, क्या मित्र देश इस जाल में फंसने वाले थे?